Okay, sir. Good evening, everyone, and hope you will be doing very well. And today's session will be taken by Susan sir. Okay, and we have Ramakanta sir, Pratap sir, and Dr. Vivekanand sir. Okay, Pradeep sir is also there, and another resource person will come today, who was asking about syllabus. He is one of the lecturer of which one of the college political science lecturer. So that sir asked me for the syllabus, and we are very grateful to have him really in this group, and definitely his very great interest to take the class of polity. Now I request Susan sir to initiate the class. Please sir, initiate the class, sir. Thank you, sir, and thank you so much, Sunil Nanda sir, and along with all participants. Sir, Hindi रे भी कहले चलवा क्या? Yes, both language, and when you just faced any problem, then Odia can be manageable. नहीं, maybe Hindi you say so I. Yes, sir. Yes, Manoj sir is. I think that he's out of the state. Yes, Manoj sir. Yes, sir, I'm out of the state, sir. Right. Sir. And again, thank you so much for your cooperate, and very thank you Bhim IAS team. Give me a great opportunity for share something. The topic is a preamble of the Constitution, and all my well wishers. Sir, पहले तो hello. Sir, sound जाऊँगी ठीक? Yes, sir. You are clearly audible, sir. Thank you. Okay, sir. तो आज जो टॉपिक अच्छी, आज हम लोग जो टॉपिक आज रखे हैं, हम जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक तो प्रियम्बुल है, प्रियम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम इसलिए ये टॉपिक चूज किया और इसलिए ये टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमको अगर पढ़ना है या उसके बारे में कुछ जानकारी लेना है, उसका जो इंटरनल पार्ट है, उसका जो टेक्निकल पार्ट है, तो हमको थोड़ा उसका जो फ्रेम को जानना पड़ेगा. उसके लिए मैं चॉइस किया हूँ ये टॉपिक. तो उसके लिए अगर कुछ छूट जाएगा, कोई मिस्टेक हो जाएगा, तो जो सीनियर लोग है, जो मेरा विसर है, मेरे जो बड़े भैया और मेरे सार लोग हैं, मुझको थोड़ा गाइड करना, क्योंकि मैं भी एक एज ए बिगिनर ये मैं कर रहा हूँ. तो एट फर्स्ट किसका साउंड आ रहा है थोड़ा प्लीज. तो व्हाट इज प्रेम्बुल, और प्रेम्बुल का जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो प्रेम्बुल क्या है, वो प्रेम्बुल को जानने के लिए जो हम प्रेम्बुल में जो किताब में दिया है, जो इंडियन पॉलिटी में व्हाट इज प्रेम्बुल नहीं दिया है, बस प्रेम्बुल में बस प्रेम्बुल में ये दिया है कि डायरेक्ट वो विद द पीपल वो दिया है. तो प्रेम्बुल ये होता है कि एक तो वो मिरर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मिरर होता है, और ये एक तो गाइडलाइन होता है. जो कैसे गाइडलाइन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका सोर्स रहता है, उसका जो पर्पस रहता है, उसका जो फिलोसॉफी रहता है, उसका जो आइडिया रहता है, वो सबको ये कलेक्ट करके इम्बॉडी करके इसमें वो सब रहता है. जो कि एक आदमी अगर प्रेम्बुल को अगर देखेगा, अगर प्रेम्बुल को अगर पढ़ेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या क्या है वो सब मालूम हो जाएगा उस आदमी को, या वो लड़का, वो सिटीजन को, वो पीपल को मालूम हो जाता है. तो बेसिकली प्रेम्बुल को 3 सोर्स में उसको डिवाइड किया गया है. 3 सोर्स में डिवाइड किया, 4 सोर्स बोलते हैं, लेकिन उसका जो मेन कॉन्सेप्ट जो 3 सोर्स है, उसका 3 सोर्स में रखा गया है प्रेम्बुल को. तो पहले जो प्रेम्बुल इंडिकेट करता है, जो पहले प्रेम्बुल इंडिकेट करता है, वी द पीपल को इंडिकेट करता है पहले जो. तो वी द पीपल को जो इंडिकेट करता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया पहले इंडिकेट ये करता है प्रेम्बुल.
तो we the people of India emphasize that the constitution is made by them or made by people and for the Indian people, not given to them by outside power. तो ये पहले जो प्रेम्बुल इंडिकेट करता है, पहले we the people को इंडिकेट करता है और we the people को इंडिकेट करता है कि ये लोग सोवरेन है। ये पहले फेज। सेकेंड फेज जो रहता है नेचर ऑफ द स्टेट रहता है, नेचर ऑफ द स्टेट। अभी हम थोड़ा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा उसका फ्रेम हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी इंडियन पीपुल जब हम पढ़ेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा मेरे व्यू से। अगर हम इसको फ्रेम और कंसेप्ट को अच्छे से अगर मालूम हो जाएगा तो हम सब आराम से मतलब क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको फ्रेम को अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसका जो कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं देखा हूँ। तो ये एक तो पार्ट गया, वी द पीपुल पार्ट गया। सेकंड पार्ट रहता है उसका नेचर ऑफ द स्टेट रहता है, नेचर ऑफ द स्टेट। जो हमारा स्टेट कैसा उसका नेचर रहेगा, वो मतलब सोवरेन रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, सेकुलर रहेगा या डेमोक्रेटिक रहेगा, क्या ऑटोक्रेसी रहेगा कि डिक्टेटरशिप रहेगा कि मोनार्की रहेगा, कैसा रहेगा। वो सेकंड फेज में उसका नेचर ऑफ द स्टेट को वो इंडिकेट करता है प्रीएम्बल। जो व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट, ओ जैसे कि हमारा जैसे कि रिपब्लिक रहता है, रिपब्लिक में जो सोवरेनिटी आएगा, सोशलिस्ट आएगा और सेकुलर आएगा, डेमोक्रेसी आएगा, ये कंसेप्ट आ जाता है इसमें। ये 2 नंबर फेज रखता है। 3 नंबर फेज जो रखता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जब ऑब्जेक्टिव, ये जो 3 फेज में जो सोर्स दिया है ये जो प्रीएम्बल का, उसमें एक वी द पीपुल ऑफ इंडिया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 नेचर ऑफ द स्टेट एंड 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 का जो रहता है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हम प्रीएम्बल में भी देखेंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रहता है। बहुत सारे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का बात जब हम बोलते हैं या डिबेट करते हैं, बहुत सारे लोग उनको नेगेटिव मैसेज ये रहता है माइंड में कि ये SC/ST या OBC का है या कुछ वोमेन्स लोगों का या चिल्ड्रन लोगों का है, ऐसे जो माइंड में रहता है नेगेटिव, उसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये पहला उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। और ये इसलिए ये ऑब्जेक्टिव रखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए, इंडिया के लिए है, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसका पहला प्रायोरिटी जाता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड हाउ टू अचीव दैट, तो ये इधर रहता है कि ये जो हम कैसे उसको लाएंगे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कैसे लाएंगे, इसमें जो आता है फिर फ्रेटर्निटी आता है। जो फ्रेटर्निटी आता है और फ्रेटर्निटी के अंदर में जो लिखा हुआ है, जो द पीपुल ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे उसको, तो वो फ्रेटर्निटी के अंदर जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल वार है, बस फ्रेटर्निटी होने से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं आएगा, वो फ्रेटर्निटी के साथ साथ उनका डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी उसमें शामिल है। वो जब आएगा तो नेशन में इंटीग्रिटी एंड नेशन, मतलब इंटीग्रिटी एंड नेशन का वो दिखाई देगा। तो ये हम 3 सोर्स में उसको डिवाइड किए हैं, जैसे कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सेकेंड नेचर, स्टेट ऑफ द नेचर एंड 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 फेज में प्रीएम्बल ये इंडिकेट करता है। तो इसमें जो टेक्निकल पॉइंट, जो कुछ 10-12 तो टेक्निकल पॉइंट है, वो टेक्निकल पॉइंट को अगर हम समझ जाएंगे या अच्छे से उसको हम मतलब माइंड में फिट कर देंगे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का हर सिस्टम को हम अच्छे से मतलब जान जाएंगे। ये मेरा व्यू है। तो जो सोवरेनिटी जो देता है, जो वी द पीपुल को जो प्रीएम्बल देता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसको जो सोवरेनिटी पावर देता है, ये डिसाइड करते हैं कि वो डिसाइड करेंगे वो कैसा रहेंगे, वो कैसा रोलिंग होंगे, वो डिसाइड करेंगे वी द पीपुल। और ये जो सोवरेनिटी इसलिए दिया है, जो सोवरेनिटी का जो मतलब है हम तो पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टेट में,
लेकिन वो जो सोवेनिटी का अगर हम कुछ पढ़ना चाहेंगे तो उसका थोड़ा जो बैकग्राउंड है, क्योंकि वो जो क्राउन रूल चल रहा था, जो क्राउन रूल चल रहा था, जो ब्रिटिश का जो चल रहा था, हम सोवेनिटी नहीं थे। तो सोवेनिटी जो हम नहीं थे, जो कॉलोनियल पीरियड जो चल रहा था, हमारे पास कुछ ऐसे कुछ रूलिंग नहीं था कि कुछ इंडिपेंडेंट हम नहीं थे। तो उसके लिए जो जो भी कुछ डिसाइड हुआ, जो कुछ भी राइट वो लोग ले रहे थे, जो क्राउन रूल ले रहे थे। तो आफ्टर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडॉप्शन आया, जो 1950 में जो आया, 1949 जो आया, तो उसके बाद हम जो सोवेनिटी बन गए, तो सोवेनिटी ये हमको कहता है कि जो भी पावर हम लिए हैं, जो भी पावर हम ये करेंगे, हम एक्सटर्नल और इंटरनल का, वी आर द ओनर ऑफ दैट। तो ये सोवेनिटी इसको ये पीपुल को देता है फिर। तो सेकंड टर्म में जब आता है, जैसे कि अगर हम अमेरिका का अगर देखेंगे, अमेरिका को अगर देखेंगे, ये तो एमसीयू क्वेश्चन भी आ सकता है मेरे हिसाब से, जो उसका जुडिशरी सुप्रीमेसी रहता है, उसका जुडिशरी सुप्रीमेसी रहता है। ब्रिटेन में अगर देखेंगे तो उसका पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी रहता है। लेकिन इंडिया में देखेंगे तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी सुप्रीमेसी रहता है। इसमें ना ही पार्लियामेंट रहता है, ना ही जुडिशरी रहता है, इसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी में फिर किसको सुप्रीम करता है? वी द पीपुल को करता है। वी द पीपुल को सुप्रीम करता है। वी द पीपुल ही इसको वो मतलब ऊपर में रखता है। तो इसलिए जो सेकेंड फेज में जो हम नेचर ऑफ द स्टेट पढ़ रहे हैं, तो नेचर ऑफ द स्टेट में जो सोवरेनिटी है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है और सेकुलर है, ये जो हम कैसे गणतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये हमारा प्रीम्बुल बोलता है। अगर हम पढ़ेंगे तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जो ये हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें वी द पीपुल, वो जो यू द पीपुल जो बोल रहे हैं, तो वो वी द पीपुल को तो हेड ऑफ द बोल दिया कि सोवरेनिटी पावर तो दे दिया, लेकिन वो कैसा राष्ट्र या कैसा गणतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहता है, गणतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहता है। तो इसमें जो सोवरेनिटी एक तो है, वो सार्वभौमत्व जो राष्ट्र बनाना चाहता है, तो जो हम बनाना चाहते हैं, तो सार्वभौमत्व राष्ट्र में जो जो सार्वभौमत्व राष्ट्र में हम जो है, तो उसमें अगर इसको समझना है तो फिर थोड़ा एक तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड थोड़ा हल्का सा हम लेना चाहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो नेहरू के टाइम में या जो इंडियन हिस्ट्री टाइम में, हम तो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है शायद, वो हिस्ट्रिकल मेकिंग की हिस्ट्रिकल पार्ट जो नहीं पढ़, जो रेगुलेटिंग एक्ट सब लोग, इसमें हमको मिल जाएगा सब, जो हम सोवरेनिटी कैसे नहीं थे और आफ्टर 1950 में हम सोवरेनिटी कैसे बनी। तो इसके बाद एक तो मतलब आता है, एक तो टेक्निकल टर्म आता है, एक तो सोशलिस्ट, क्योंकि इंडिया में जो हिस्ट्री में तो दो ठो फोर्स, बहुत सारे फोर्स चल रहे थे, लेकिन दो ठो फोर्स चल रहे थे। एक तो कम्युनिस्ट भी फोर्स चल रहा था, कैपिटलिस्ट फोर्स जो हम वो चल रहा था, एक तो सोशलिस्ट फोर्स भी चल रहे थे। तो उसमें 1948 में और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो आया 1948 में, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स जो एंगल, सब लोग को पता है, सब लोग तो जानते हैं। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो आया कार्ल मार्क्स जो एंगल का, वो उसमें एक तो दो धारा आया है, दो पार्ट आया है। एक तो जो सोशलिज्म जो हम आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम आए हैं, तो सोशलिज्म जो ट्रेडिशनल एक तो आया है और एक तो साइंटिफिक आया है, एक तो दोनों। तो जो साइंटिफिक जो आया है सोशलिज्म का, एक तो ट्रेडिशनल और एक तो जो साइंटिफिक, अभी जो कम्युनिस्ट हम बोल, अभी जो उसको हम कम्युनिज्म बोल रहे हैं अभी जो, तो इंडिया कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया, वो सोशलिस्ट पैटर्न को एक्सेप्ट किया। हाँ ठीक है, तो वो सोशलिस्ट पैटर्न को एक्सेप्ट किया। और सोशलिस्ट को अगर हमको जानना होगा, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग लेना होगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये क्या करता है कि वो पॉलिटिकल को भी टच करता है, हिस्ट्री भी टच करता है, इकोनॉमिक्स को भी टच करता है, वो और सबको भी टच करता है, ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट था। लेकिन उसको हम थोड़ा उसका जो बेसिक्स है, तो सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म है, ये दोनों में तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़ा मैं कुछ जो भी जानता हूँ थोड़ा शेयर करूंगा। तो ये कम्युनिज्म है, दोनों का ऑब्जेक्ट तो ये रहता है
दोनों का ऑब्जेक्ट तो इगालिटेरियन सोसाइटी रहता है, इगालिटेरियन सोसाइटी, बट उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस रहता है। जैसे कि सोशलिस्ट को ग्रेजुअली इक्वालिटेरियन लाना चाहते हैं, सोशलिस्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो ग्रेजुअली वो प्रोसेस में लाना चाहता है। लेकिन जो कम्युनिज्म है वो थोड़ा मतलब इवेंट के तरफ से वो मतलब कैसे इवेंट तरफ के वो लाना चाहता है। और ये सोशलिज्म जो वायलेंस को नहीं रिसीव करता है, वो नॉन वायलेंस में रहता है, वो क्लास कोलाबोरेशन की बात करता है। कौन? मतलब हमारा सोशलिज्म। और जो कम्युनिज्म तो रहता है वो थोड़ा क्लास स्ट्रगल की बात करता है। जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, सब लोग तो पढ़ाई मतलब क्या होगा तो पता चल जाएगा। तो और 3 नंबर होता है और रूल ऑफ द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल ऑफ द स्टेट। तो जो सोशलिज्म है वो बेस रहता है स्टेट में, लेकिन वो जो कम्युनिज्म वो रहता है वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में वो रहता है, डिपेंड रहता है। जैसे कि अभी क्योंकि ये दोनों में बहुत कुछ मतलब डिफरेंस तो दिखाई देता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट में थोड़ा डिफरेंस नहीं दिखता है। उन लोग का थोड़ा ऑब्जेक्ट ये रहता है कि इगालिटेरियन सोसाइटी है, लेकिन उन दोनों का जो प्रोसेस है, वो जोड़ा प्रोसेस है, जो उसका जो मेथोडोलॉजी जो मेथड में रहते हैं वो बहुत डिफरेंस रहता है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो सोशलिस्ट को ही अडॉप्ट किया है। और अगर आप इधर कोई जेनू का कोई मेरा मतलब भैया है तो उनको और मतलब अच्छा से ये मतलब जान पाएंगे। जैसे कि सोशलिज्म और जिसे को समाजवाद बोलते हैं, और साम्यवाद और एक तो पूंजीवाद जो बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको अगर एक दो सेंटेंस में अगर बोलूंगा तो एक अच्छा सा उदाहरण भी लेते हैं। मेरे दोस्त एक मुझे बुझा मतलब कन्विंस किया था। एक दो गाय अगर हम लेंगे, दो गाय लेंगे, तो स्टेट क्या करता है, दो एक जिसके पास गाय नहीं रहेगा वो एक गाय लेके उसको देता है। ये जो स्टेट जो सोशलिज्म का जो पर्पज रहता है ये जो। और सेकंड जो साम्यवादी रहता है, जो कम्युनिज्म रहता है, वो दोनों गाय, और जो दोनों गाय रहते हैं वो एक आदमी के पास, तो दोनों गाय को वो ले जाएगा, और दोनों गाय को ले जाएगा, उनका जितना मिल्क चाहिए रिक्वायर हिसाब से वो दे देगा। कौन? कम्युनिज्म। और जो पूंजीवादी रहता है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिज्म को क्यों अडॉप्ट किया, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। और पूंजीवादी दोनों गाय को ले जाता है, और उसमें दोनों गाय लेके वो बोलता है कि हम हमसे आप खरीद मतलब जो गाय लेता है और बोलता है कि आप आपण मैंने गाय नहीं जीव से कहब कि आपण मैंने क्षीर आमठू नहीं जानतु बा आपण मैंने क्षीर आमठू मैंने किणिकी नियंतु। एटा पूंजीवादी। तो ये तीन भीतर जो डिफरेंस टा सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट अछि सेति पे इंडियन कॉन्सेप्ट रे बा इंडियन रो जो प्रियम्बुल सिस्टम टा सोशलिज्म को सेति पे से अडॉप्ट करि छी। तो सेति पे सेति लगी मुई कहबार लगी चाहेमी कि जो सोशलिज्म टा तापर जो सोशलिस्ट पैटर्न अछि, जो सेकुलरिज्म अछि बा जो डेमोक्रेसी अछि, तो यही कॉन्सेप्ट जेते बेला में यही कॉन्सेप्ट को जेते बेला में स्टडी करू छु 3 नंबर सिस्टम को, यार भीतर बहुत धारा भी अछि। जेते बेला ऑब्जेक्ट को आसु छु हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मु एबे खाली दुईटा कहली, सोवरेनिटी ऊपर कहली, सोशलिस्ट ऊपर कहली, सेकुलर ऊपर आपण माने समस्त जानि छंती जे स्टेट रो कोनोसी भी इंडिविजुअल तारो कोनोसी रिलीजन नाही, से ऊपर आपण माने जानि छंती, सेतिर ऊपर किछि मोर शेयर नाही। डेमोक्रेसी ऊपर भी आपण एटा जानि छंती। तो मु जोटा कहवाली जाउची, तो ए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द जेतले कॉन्स्टिट्यूशन आसुची, ऑब्जेक्टिव 3 नंबर पार्ट हम कहूची, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जेते बेला आसुची, जो नेशन रो जो कथा लगा होची, जो नेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन रो कथा जेते लगा होची, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो सेटा केते बेला आसीबो जेते बेला इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस प्लस डिग्निटी। फ्रटर्निटी होचे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट फास्ट, किंतु एई पांचटारो भी तामना आधार निया हेची हमरो प्रिएम्बुल रे, जोटा कि आपण जदी अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बुल को पढिबे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को 5-7टा मु जोटा देखितिली, एईटा जोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा एका संगरे अछि, बाकी कोनोसी माने वर्ल्ड रो कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन जोटा मु 7-8टा देखिछि कॉन्स्टिट्यूशन, कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन रे एई जो पांचटा जेमति इंडिया रो एका संगे अछि,
सेमती अलगा जगह केबे एका संगे नाही वर्ल्ड रो कोनोसी भी कॉन्स्टिट्यूशन है इटा होची इंडिया रो तमर ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ग्रेट फीचर आल्सो जोटा कि एका संगे इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड जस्टिस जोटा कि एका संगे प्लस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल तो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो ऑब्जेक्ट जो रहउची जो नेशन बा इंटीग्रिटी जो रहउची बा सेटा रहउची सेटा एई सब को नै तार ऑब्जेक्ट रहे कॉन्स्टिट्यूशन आ जोटा कि प्रेम्बल इंडिकेट करे जोटा तो सेति पे मु कहबा ले चाहूची जे प्रेम्बल रो जो केतरा क्वेश्चन थिला जोटा मु देखितिली सेति बाजी महानंद सर को भी सेटा मु कहितिली जे डिस्कस द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनहेरेंस इन इट्स प्रेम्बल एटा मु 2002 ना 2003 रो गुटे क्वेश्चन रा देखितिली सेति पे सर को कहितिली एंड आ गुटे देखितिली analysis the Indian state on the basics of the preamble of the Constitution of India आ गुटे दुटा मु देखितिली तो सेति पय कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा थिला सेति पे महानंद सर को कहितिली ए सब्जेक्ट को नेबा डिस्कस करबा तो एई जो हमें जो डिस्कस करू छ बा हमें जो मु कहली जो तीनटा सोर्स रो कथा जो कहली तो यहा भितरे जेते हमें पढिबा तो यहा जेते हमें सर मते टाइम कहउतिबे टिके मु माने गोटे ड्यूटी रे अछि रहउची तो टिके आ जेते ड्यूटी टाइम टा अछि तो बोले मते टिके रिक्वेस्ट करूची मते टाइम टी कहबे सरीबार टाइम को आ के टिके मते हेल्प करबे ड्यूटी रे अछि 9:25 हां सर it's 9:25 okay हां सर no problem if you have duty then we can also discuss okay there is no हाँ, problem please continue हाँ सर तो काहे कि ना तो इंडियन स्टेट जोटा रहउची जोटा मु 2 नंबर नेचर टा को धरुची मु खाली तो माने फ्रेम को बतौची आपन मन को तो जेतु सोशलिस्ट जेतु कथा कहउची जेतु नेचर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे सेटा अछि ओके एंड फंडामेंटल राइट रे तोर गुटे फंडामेंटल राइट रो पार्ट अछि गुटे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रे अछि किंतु प्रेम्बुल जो स्टेट को इंडिकेट करछि जो नेचर जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ नेचर इंडिकेट करछि पुनी सही सोशलिस्ट पुनी इंडिकेट करछि काहा को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाइक दैट आर्टिकल 46 आर्टिकल 39 आर्टिकल 44 जहां भी किछि जो रहउछि जोटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जोटा वेलफेयर स्टेट जोटा कहउछ हमें माने डीपीएसपी को जोटा कि वेलफेयर स्टेट कहउछु यार सब से धारा गुडा को एटा जो आर्टिकल पर सिटी होची सही बेस रे स्टेट माने वेलफेयर स्टेट माने से तैयारी करबा मेक करबा ए नेचर रो कांसेप्ट है तो सेति पई खाली ओनली हमर कॉन्स्टिट्यूशन खाली नेचर से डायनामिक में से तार ऑब्जेक्टिव तार प्लान तार जो भीतर जो माने गोटे डायमंड टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर बनाई छी सेतिर ऊपर भी हमर कॉन्स्टिट्यूशन ता होचे यूनिक आउ जेहेतु सोशलिस्ट आउ सेकुलर एंड इंटीग्रिटी आसी नथिला जो गोटे पॉइंट थे अच्छी मु छाड़ी देउतली जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जेहेतु 42 सेकंड अमेंडमेंट 1976 रे आसी माने रे सेटा आसीला तो एटा बहुत कुते क्वेश्चन डिस्कशन हेतिला बहुत क्वेश्चन भी डिस्कस हेतिला जे जति सोशलिस्ट जदि सेकुलर 42 सेकंड अमेंडमेंट 1976 रे जदि आसी 1950 हमर कॉन्स्टिट्यूशन आसला पर जो 16 ईयर रो जो पीरियड रही छी तो प्रेम्बुल रे कोन सोशलिस्ट रो किछि एम्ति फ्रेम न थिला कि बा रिलीजियस रो कोन किछि माने फ्रेम न थिला कि बा इंटीग्रिटी रो कोन फ्रेम न थिला कि ए क्वेश्चन बहुत डिस्कशन हेतिला जोटा कि हमें आगामी बहुत ई सब्जेक्ट को बहुत माने स्प्रेड करके पढेबा बा डिस्कस करबा तो ऑलरेडी सेठी थिला किंतु रिटन आकार न थिला जेहेतु फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑलरेडी सेटा इंसिन हे किथिला जोटा कि देखा जो नथला रिटन आकर देखा जो नथला किंतु जेतबले तार जो सोर्स था तो जो भीतर जो जिस्ट जो कहते जेंति कि फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 25 26 27 20 जो रिलीजियस राइट जोटा सेटा जो आसीथिला जोटा कि इंडिविजुअल समस्त को जोटा राइट दिया है जोटा माने मुस्लिम को भी क्रिश्चियन को भी समस्त निजर एडमिनिस्ट्रेटिव करि पारबे एजुकेशन ऊपर रिलीजियस ऊपर निजर रिलीजियस एजुकेशन ऊपर समस्त करि पारबे तो सेति पई सेटा जो थिला सेटा ऑलरेडी थिला प्रेम्बुल रे किंतु रिटन आकर सेटा से जगह इंसिन नहीं नथिला जोटा मो स्टडी की जोटा मो व्यू ऊपर आउ कोटे क्वेश्चन भी से ऊपर रहे सेकंड जोटा सोशलिस्ट पैटर्न जोटा वेलफेयर स्टेट रे जोटा थिला जोटा वेलफेयर जोटा टीपीएसपी रे जोटा एंड इंटीग्रिटी सेटा भी थिला इंटीग्रिटी सेटा भी थिला तो 42 सेकंड जो 1976 रो गोटे बैकग्राउंड जोटा कि
पॉलिटिकल बैकग्राउंड जोटा कि निया जे जोटा कि इंदिरा गांधी पीरियड बेल को निया जाए आउ एई हिस्ट्री आपण माने जानी थिबे मो मो माने हिसाब रे जो हिस्ट्री निया जे गोटे पॉलिटिकल बैकग्राउंड सेटा निया हिची एट एमती कहा जे किंतु तार क्लैरिटी ए पर्यंत ठीक से आसी नहीं तो तार हिस्ट्री कोन जे 1969 नवेम्बर 12 तारीख कांग्रेस दुई पार्टी मतलब कांग्रेस दुई पार्टी हिथिले ओके तो कांग्रेस जो 1969 रे जो सॉरी 1876 1969 ओके ओके हाँ 1969 राइट 1969 रे कांग्रेस दुई पार्टी एथि पे दुई पार्टी हेतिले आपण माने हिस्ट्री जानी थिबे जे कांग्रेस रो जो अध्यक्ष थिले से टाइम को तमिलनाडु रो जे कामराज के सम कामराज के कामराज ना सम कामराज आपण माने टिके देखि देबे टिके हिस्ट्री मो टिके भूली जाउ छे कामराज सम कामराज आउ गुटे थिले मोरारजी देसाई मु एथि पे हिस्ट्री कहूची कि आकु टच करबो सेति माने टच करबे जेन माने भी पढिबे लिंक नहीं पारबे बोले मु टिके शेयर करछि तो कामराज होउछंती समस्त को सीनियर एंड अध्यक्ष थिले कांग्रेस रो जोटा कि दुई पार्टी न हला माने टाइम को आउ सेकंड थिले हमर मोरारजी देसाई तो मोरारजी देसाई आफ्टर नेहरू परे पीएम हेबार पॉसिबिलिटी बहुत थिला किंतु जेतु मोरारजी देसाई गुटे गुटे मतलब एजिटेड बहुत से माने टिके रागी आउ टिके से टिके बहुत एग्रेसिव एंड कम्युनिस्ट टाइप रो ताकर गुटे विचार तो ताहाकू कंट्रोल करबार लागि बहुत प्रॉब्लम होतला कामराज बा कांग्रेस संगठन को जोटा कि इंदिरा गांधी को से माने कंट्रोल करि पारु थांते किंतु काम मतलब मोरारजी देसाई को कंट्रोल करि पारि न थांते तो तांकर भितरे आफ्टर नेहरू परे पीएम किए हेबो जेतु लाल बहादुर शास्त्री भी थिले गुटे पीरियड तो किंतु इंदिरा गांधी एवं मोरारजी देसाई भितरे बहुत फाइट हेची इंटरनल फाइट जोटा पब्लिक को जाउ नथिला जेतेबेला दुई लोकर भितरे जेतेला फाइट होउतला इंटरनल फाइट जेमति कि संगठन भितरे जेमति फाइट होए बा कोनसी ग्रुप भितरे जे इंटरनल फाइट सेमति बहुत इंटरनल फाइट मोरारजी देसाई कर माइंड रे एटा थिला कि मु ही पीएम हेबी इंटरनली किंतु भितरे भितरे इंदिरा गांधी को पीएम करबार थिला आउ एथि पे इंदिरा गांधी को पीएम करबार थिला कि जदि इंदिरा गांधी को पीएम करबे तो सेमन इंदिरा गांधी को कंट्रोल करि पारे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 1951 रे जते बेले अमेंडमेंट हैला जते बेले 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट असला तो नेहरू जो अमेंडमेंट ने कि आसी थिले जो लैंड रिफॉर्म ऊपर जो चली थिला लैंड रिफॉर्म हमें नेक्स्ट जते बेले नेक्स्ट हमें काली आज तोर पर दिन जते बेले हमें अमेंडमेंट ऊपर जते हमें डिस्कस करबा मु अमेंडमेंट ऊपर बहुत शेयर करबी आ भी सर माने शेयर करबे तो जो बेरुबारी केस ला संजन सिंह केस ला गोलकनाथ केस ला केशवानंद भारती केस ला एसआर बॉम्बे केस ला एलआईसी ऑफ इंडिया केस ला ये जो केस गुडा अछि एई केस को जते बेला में डिटेल पढिबा तेबेले प्रिएम्बुल रो आउ क्लैरिटी आसी जो मु जा भाबुछि तो ये हिस्ट्री एथि पई मन कहूछि जे लिंक हेबो तो जतेला लैंड रिफॉर्म होतला लैंड रिफॉर्म नेहरू जेतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे एवं फंडामेंटल राइट भितर के गुड कॉन्ट्राडिक्शन रहउतला जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑब्जेक्टिव कहउतला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पॉलिसी बनेबा पई वेलफेयर बनेबा पई लाइक दैट आर्टिकल 46 एजुकेशन एंड इकोनॉमी रे यूकर सेक्शन जोटा थिबे सांकर पई किछि प्रोविजन करिवो राइट किंतु सेकंड फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल 14 कहउतबो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहउतबो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी वुमेन्स को कोनसी अधिकार प्रिविलेज दिया गला कि अदर कोनसी चाइल्ड को अधिकार प्रिविलेज दिया गला एपटा फंडामेंटल राइट कहउतबो इक्वालिटी किंतु याडे अधिकार किछि दिया जीवो तो दुई लोकर भितर एक कॉन्ट्राडिक्शन टिके रहउतला सेटा सुप्रीम कोर्ट को सेटा जाउतला और सुप्रीम कोर्ट सेटा कोन करूतला सेटा खारज करूतला माने पहला केस रे हम जदले केस डिटेल पढमा केमती फंडामेंटल राइट प्रिएम्बुल केमती सब हम डिटेल्स जानि जीवा तो से टाइम को कोन होतला कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होतला आ सेते बेले प्रॉब्लम हला बेले से माने जेतु सुप्रीमेसीटा जेतु कॉन्स्टिट्यूशन रहउची एंड
चेक बैलेंस सिस्टम ता रहउची जुडिशियरी तो जेते बेले पॉलिसी बनावा जेते प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम क्रिएट करथला सुप्रीम कोर्ट आउ भी एमती केस जे आर्टिकल 44 रे सेमती कॉन्ट्राडिक्शन अछि आपण माने पढ़ले जानि जिवे बा शेयर करमा डिस्कशन करमा कथा लागमा तो एई जो होतला प्रॉब्लम तो इंदिरा गांधी भी सेटा मने रखितला जे सुप्रीम पार्लियामेंट को मु केमती सुप्रीम करबी माने पार्लियामेंट को केमती सुप्रीम करबी मतलब जुडिशियरी रु भी तो सेई जो पॉइंट गुडा को से रखी रखी से जेते बेले मोरारजी देसाई को जेते बेले से माने पीएम बने नथिले जेते इंदिरा गांधी पीएम आसीथिले से जो इंटरनल भितर जो थिला जो किछि एंग्री बा किछि राग थिला से कोन कला जो नेशनलिज्म जो बैंक किछि नेशनलिज्म हेछि जो बैंक किछि नेशनलिज्म हला से किछि 8 पॉइंट ना 9टा पॉइंट नै कि लोकन को पाखु जाइथिले सेतिर भितर नेशनलिज्म बैंक नेशनलिज्म हला प्राइवेट पर्सी हला आमे डिटेल्स गुटे गुटे पढबा मु आपन खाली जस्ट शेयर करू बुझा एटा स्टडी बा किछि इंफॉर्मेशन अछि तो बैंक नेशनलिज्म हला तो केतरा जो सिस्टम थिला से ऑर्गेनाइजेशन बिना परमिशन से जइथिले जो द्वारा कि इंदिरा गांधी हां सर कौन सा yes किछि sir कहत रहे? Vivekanand sir had a question just you would like हाँ, to just ask question what you told sir Vivekanand sir हां सर Vivekanand हाँ, sir is कौन there सर, any कौन सर? okay sir No, after finishing the class, then I will ask some okay questions. just only But I think 4 they- minute left 4 minute left so that I request everybody to rejoin The Sushant Please, sir, sir, please, Sushant sir. sir, one small request. Huh. हाँ, sir. Please concise your topic and yes sir please specific to the preamble. preamble Okay, sir okay, I okay. think. हाँ, Okay, this is related to preamble, so I say this history. Okay. I can understand. But you are talking about mostly the integrity and the basic structure of the No, sir. constitution. All aspects are link this Okay. history. So I say Everything this is history. everything is linkage. Everything is linkage. So Okay. nation and integrity I go that. तो ई जो जेतेबेले माने जेतेबेले इंदिरा गांधी को जेतेबेले पीएम करिसंती तो नेशन और इंटीग्रिटी जो एटा एबे आसीबो सर तो पीएम इंदिरा गांधी जेतेबेले पीएम हेइछंती बा हेइछंती से फास्ट जेतेबेले नेशनलिज्म किछि बैंक को करिसंती तो से बहुत माने मेजॉरिटी वोट आसीछि बहुत मेजॉरिटी ए जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो आसी जो सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी एटा केमती एटा मु लिंक करूथली तो जेतेबेले आसी जेतेबेले इंदिरा गांधी आछंती तो से कोन करछन बहुत किछि अमेंडमेंट फास्ट कर दैछंती जोटा कि ए अमेंडमेंट फास्ट करछंती एथि पई जे पब्लिक रो जो फेथ ताकू नेबा पई आ से सेतिरे गुटे कथा कहितले इंदिरा गांधी जे इंदिरा गांधी सेटा सेतेबेले कहितले जे मते जेतेबेले भी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रो कथा जेतेबेले भी आसीबो सेतेबेले मु सेही नेशन रो इंटीग्रिटी नेशन माने इंटीग्रिटी एंड नेशन इंटीग्रिटी ऊपर ही मु सबले मु से साइड ही रहिबी किंतु एही सब प्रॉब्लम को क्रिएट करूची बा कि सब जिस प्रॉब्लम जदी के करची बोला सारा जुडिशियरी सिस्टम प्रॉब्लम करूची बहुत किछि जोटा कि मते सबले प्रॉब्लम होछ और आपण माने मते भोट देकी बहुत किछि इटा करी कि मते जितांतु एरा उडे हिस्ट्री पार्ट थिला तो एटा एथि पई कहली जे पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो थिला जेहेतु नेशन एंड इंटीग्रिटी जो तीनटा सब्जेक्ट को मुबा तीनटा सोर्स को धरी थिली एथि पई जे वी द पीपल नंबर 1 नंबर 2 नेचर ऑफ द स्टेट एंड 3 कॉन्स्टिट्यूशन रो जो ऑब्जेक्ट जो थिला जोटा कि फ्रटर्निटी जोटा थिला से फ्रटर्निटी आउ नेशन ऑफ इंटीग्रिटी को जदी के वायोलेशन करूथिला बा जदी सेही टाइम को जो वायोलेशन जो कोतला सा होची हमर जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल नै कि जो केस जाउथला जुडिशियरी तो सेते बेले कोन होतला जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम जो आसीथिला एटा जेतला हम डिटेल्स पढले बोदे आउ क्लियर हेबा सर तो लैंड रिफॉर्म को नै जेतले जाउथिले कोर्ट तो ए भीतर को जमीदारी रो जो जमीदारी सिस्टम ता थिला जेहेतु हमर जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रे जेहेतु जमीदारी ए जो लेबर लोक भी भागीदारी थिले वुमेन लोक भी भागीदारी समस्त जेहेतु सब पार्टिसिपेट थिले आउ कांग्रेस गवर्नमेंट को कहउथिले कि जदी गुटे लोक पाखे जदी अधिक जदी लैंड रिफॉर्म जेहेतु राइट टू प्रॉपर्टी जेहेतु हमर फंडामेंटल राइट थिला
तो राइट टू प्रॉपर्टी जेतु फंडामेंटल राइट रे थिला जोटा कि ताको हमें जेतेले मोराजी देश गवर्नमेंट भितर हमें जेतेले ताको डिलीट करला जे जणेकर पाखे अधिका जमीन आर जणेकर पाखे जमीन नहीं टोटाली तो जतेकर जदि जमीन ही टोटाली नहीं तो पब्लिक क्वेश्चन करूथिले जे जदि हम पाखे जमीन नहीं हमर किछि नै आमे जेतु हमें भागीदारी है आर आपन करथिले जेतु इंडिया रे गोटे समाजवादी समस्त को यूनिटी एंड नेशन ऊपर हम रखबा लागि चाहूथिले तो एटा से राष्ट्र कि एटा से भारत की एटा क्वेश्चन आसला कांग्रेस जो द्वारा कि से नेशन एंड इंटीग्रिटी विथ वेलफेयर विथ फ्रटर्निटी जहां भी सब सिस्टम को से आनिबा पई जो आनिबा पई से कोन करथिले जो हेलो सर यस सुशांत सर डिस्कस बा बोले विवेकानंद सर से माने कि जदी अछि टिके डिस्कस करू तो मोर टिके रिपोर्टिंग टाइम हे जवा तो एबे okay एक्सट्रीमली सॉरी मागमी it is okay sir, it is okay, no problems, yeah. हां Yes, Vivekanand sir, please continue sir. ओके ओके जैसे कि सुशांत सर ने बहुत कुछ बोले हैं preamble के बारे में and you know that what is the importance and significance of the preamble and if you can relate a trailer of a movie like that the preamble of the constitution is like that a trailer of a movie okay हमको पता चलता है कि फिलोसफी क्या है हम 2 मिनट में या फिर 1 मिनट कोई मूवी का ट्रेलर देखते हैं पता चल जाता है कि इस मूवी का थीम क्या होगा what should be the philosophy of that I mean the objective of that movie ठीक है जो पेट्रियोटिक वाला है या फिर रोमांटिक वाला है या फिर कोई वार वाला फाइटिंग वाला है उससे पता चल जाता है like that this preamble is like the trailer of a movie Yeah. so it was first क्या हुआ था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हुआ था ना पंडित नेहरू ने जो मूव किया था 13 दिसंबर को जो ये किए थे और एडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को ठीक है 13 दिसंबर 1946 से ये मूव किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और 22 जनवरी 1947 में उसको एडॉप्ट किया गया तो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो था पहला थीम है ठीक है लेकिन हमारा जो प्रीएम्बल है ये बाद में जैसे बनते गया लास्ट पार्ट व्हिच वाज पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज प्रीएम्बल ठीक है पहले नहीं क्या पहले है फर्स्ट प्रीएम्बल है हमारा संविधान में लेकिन उसको लास्ट में पास किया गया ओके क्यों जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था हमारा जिसमें कि वेलफेयर स्टेट की बात किए थे सॉवरेनिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात किए थे ये सबको एक अच्छे डिस्कशन डिबेट डायलॉग करके फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बना गया उसका जो थीम जो फिलोसफी हुआ ना वो लास्ट में पास किया गया ठीक है तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल क्या है अकॉर्डिंग आई मीन द टू द विद कंसर्न टू द यूपीएससी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दी व्हाट आर द पार्ट्स ठीक है सुशांत सर ने बोल रहे थे कि 3 sources not 3 sources that is 3 part okay 4 part sometime we forget the date 26 November 1946 1949 okay that is also has some significance ठीक है कभी-कभी वो डेट का भी सवाल पूछ लेता है कोई पीएससी पब्लिक सर्विस स्टेट पीएससी का भी पूछ लेते हैं यूपीएससी तो नहीं पूछा मुझे नहीं लगता शायद तो पूछा है लेकिन बाकी वार्ड का पूछता है ठीक है दिस ईयर 2020 का जो सवाल आया था प्रीएम्बल के रिलेटेड व्हिच आर द ओरिजिनल व्हिच आर नॉट और आई थिंक ओरिजिनल क्या था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से क्या था ठीक है जो सॉवरेनिटी रिपब्लिक डेमोक्रेटिक था उसमें सेकुलर कोई कहाँ पे सोशलिस्ट दिया था कहीं पे इंटीग्रेट ऐसा कुछ ऑप्शन था जो कि ओरिजिनलिटी में सोशलिस्ट 3 वर्ड नहीं थे उसको अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उसमें थे सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड आप लोगों को याद करना है एक ट्रिक है SSI प्लीज नोट इट डाउन SSI S फॉर सेकुलर S फॉर सोशलिस्ट एंड I फॉर इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड को यूज किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अच्छा और एक छोटा सा ट्रिक है 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 1976 कभी कभार ऑप्शन में आ जाता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 या फिर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 ऐसा कुछ आ जाता ऑप्शन आ जाता है लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 42 का अगर हम प्लस करेंगे 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा
7(6) कंफ्यूज मत होना इसके, ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल, ये नॉन जस्टिसेबल है, हम इसको लेके हम नहीं मतलब कोर्ट में नहीं आ सकते हैं वायलेशन ऑफ द प्रीएम्बल, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज सिग्निफिकेंट व्हाइल कंबाइनिंग और व्हाइल वी लुक along with the some other articles of the constitution, ठीक है। प्रीएम्बल का ऐसे अकेला मतलब कोई इसका जस्टिसेबल नहीं है, एवरी कोर्ट में उसका वायलेशन होने से हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन कोई अलग आर्टिकल के साथ हम जुड़ते हैं तो इट्स ए सम सिग्निफिकेंट, ओके। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि प्रीएम्बल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, आई थिंक आफ्टर द केशवानंद भारती जजमेंट 1973, उसके दौरान प्रीएम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है एंड इट्स आई मीन मेजर फीचर, ठीक है। सुशांत सर जो बोल रहे थे वो एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बोल रहे थे, लैंड वाला जो बोल रहे थे, जो आपका क्या शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप सज्जन सिंह वाला बोल रहे थे, गोलकनाथ केस जो था, उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 17 भारतीय केस, ये सारे चीजें सर जो बोल रहे थे उसी की बात बोल रहे थे, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है सॉवरेनिटी, सॉवरेन जो है विद द पीपुल है, विद द पीपुल सर अच्छे से बताया कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन वी हम बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज लिमिटेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले पाएगा, व्हाई it is implicitly mentioned in the preamble that is the we the people जहाँ पे है ना वहाँ पे implicitly mentioned है कि limited to the government cannot take the arbitrary action to anyone or any individual or any particular group, ठीक है। that is why and lastly यहाँ पे लिखा है to ourselves, that was also has some significant provision to ourselves, हमको, हम बना रहे हैं हमको, that means the people have the power, people has make this constitution, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सर बोले हैं sovereignty अच्छे तरीके से समझाए हैं, I do not think that I again repeat that part, लेकिन जो सेकंड पार्ट सेकुलर पार्ट, ठीक है, the difference between Indian secular and we always trying to compare with other constitution and that is the USA, okay, if we compare with USA का constitution के साथ हम जब compare करेंगे तो you can find the basic difference, okay। The secular, hello is someone Yes, please mute your mic yes, so that I muted, I have already muted. Okay. No, sir, I'm asking one question, sir. Okay. Yes, Pradeep. Sir, you said sovereignty, or what the term called, sir? Sovereignty. Okay, sir. Sir, my question is, what exactly the meaning of sovereignty itself? Okay. जो sisterhood, brotherhood वाला है ना, हाँ सर, ठीक है, ओके। सार्वभौमत्व, राइट सर, सार्वभौमत्व, हम खुद अपना रूल करेंगे, वो तो पता है ना। आप शायद मुझे फेटर्निटी सॉवरेनिटी पूछे, हाँ, सॉवरेनिटी का मतलब वही है कि वी रूल, वी मतलब वी द पीपल, हम अपना कोई एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल पावर कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर डे टू डे और इन आवर गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन हमारा जो सरकार चलाने के कोई बाहर का कोई फोर्स नहीं ये कर सकता है। देखो कॉमनवेल्थ गेम आप लोग सुने होंगे, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, मेनी कंट्रीज स्टिल आर अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश आज भी, न्यूजीलैंड का आप देख लीजिए, कोई भी बिल पास होगा ना वो ब्रिटिश का जो क्राउन है उसका सिग्नेचर रहता है, कॉमनवेल्थ नेशन अभी भी जो लोग है, ठीक है, पाकिस्तान बहुत साल तक रहा था। तो वी सॉवरेन इसका मतलब है कि वी आर कैपेबल टू रूल आवरसेल्फ, वी डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल पावर और एनी एक्सटर्नल फोर्स, ओके, उसका मतलब वही है, ठीक है। हम ओके सर, कंटिन्यू सर। सेकुलर वाला जो पार्ट है, सेकुलर we should always compare with the United States Constitution because इंडिया का सेकुलरिज्म, इंडिया का सेकुलर यूनिक फीचर है। क्यों यूनिक फीचर है? क्योंकि यहाँ का इंडिया और गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर टू एनी रिलीजियस पार्ट, एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन, अगर कोई मोरालिटी या पब्लिक हेल्थ या फिर लॉ एंड ऑर्डर को कोई वायलेशन करता है तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का पावर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द पावर
to the government that can interfere to the matter of the religion in India. But in USA, you cannot. That is a clean separate, a clean wall between the religion and state. Okay, that secular is different from the USA to the India. In India, अभी आप देख सकते हैं सागरमाला, सॉरी क्या टेम्पल था, साबरीमाला टेम्पल केरला में, वहां पे इंडियन मतलब पार्लियामेंट हमारा सॉरी जुडिशियरी जस्टिस दीपक जो मिश्रा थे वो इंटरव्यू किए कि बोला कि यू कैन नॉट डिनाई टू द वुमेन टू एंटर इनटू द टेंपल। वही इसलिए है क्योंकि उसमें जो आर्टिकल 21 आर्टिकल 17 ये सारी चीज डिस्क्राइब किया गया, मतलब जस्टिफाई किया गया। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब रिलीजन वाला पार्ट करेंगे, लेकिन सेकुलर का ये थोड़ा इंपोर्टेंस जानना जरूरी है। नेक्स्ट द सोशलिस्ट सर जो बोल रहे थे, सुशांत सर ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस सोशलिस्ट रिलेट हाउ द मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म पूंजीवाद क्लास ये सब बोल रहे थे। आई थिंक यू ऑल गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट द डेमोक्रेटिक है, द डेमोक्रेटिक है तो इंपोर्टेंट फीचर्स, ठीक है। डेमोक्रेसी का इंपोर्टेंट फीचर नॉट ओनली गिविंग वोट और द हैविंग ए वन वोट वन वैल्यू सिस्टम, ठीक है। और एडल्ट फ्रेंचाइज हो जाने का मतलब नहीं है डेमोक्रेसी। मान लीजिए मैं आपको वोट देने का एक राइट देता हूँ, ठीक है, जो एक्चुअली डेमोक्रेसी प्रीएम्बल में मेंशन है उसका एग्जैक्ट मीनिंग वही नहीं है कि वोट दे दिए हो गया डेमोक्रेटिक गणतंत्र, नहीं। मान लीजिए आपको मैं वोट देने का एक राइट देता हूँ और आपको मतलब सर पे एक बंदूक रखता हूँ एंड आई विल टेल वोट टू दैट पार्टी। आप तो वोट दिए, आपका वैल्यू भी अकाउंट किया गया, ओके। इज दैट रियल डेमोक्रेसी? नो। डेमोक्रेसी का सही माने है वी नीड टू अंडरस्टैंड, किसी का दबाव प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा एक फीचर है प्रीएम्बल में दिया गया है कि जो सालों साल नहीं दिए गए थे। और ये अम्बेडकर जी ने पहले ही इसको एडल्ट फ्रेंचाइज का जो इतनी सारी मत बनाना मम्मी, इतनी सारी मत। हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है? यस, ओके। तो ये उसके बाद हाँ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी और क्या था रिपब्लिक, आप लोग सर वो अच्छे से बताए सुशांत सर ने। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जस्टिस वाला पार्ट है, ठीक है, गारंटी जो जस्टिस। अच्छा, एक सवाल, सिंपल सा सवाल, हुए अम्बेडकर पुट द जस्टिस वर्ड इन बिफोर ऑफ द इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ओके, क्यों दिए? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस, you know, I mean the Indian Constitution is so scientific, इतना साइंटिफिक है you cannot imagine, बहुत साइंटिफिक है। क्यों? जो जस्टिस पहले दिए है ना, विदाउट लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यू कैनॉट गेट द जस्टिस। इसका मतलब आप इक्वलिटी मतलब अनइक्वल हो गया, मतलब अन्याय, इनजस्टिस हुआ आपके ऊपर। आप फ्रेटर्निटी नहीं है, आप झगड़ रहे हैं, कोई मतलब प्रेम नहीं है, सिस्टरहुड ब्रदरहुड नहीं है, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? ये इनजस्टिस है, ठीक है। मैं हेड करूंगा मुस्लिम को, मैं हेड करूंगा कोई कम्युनिटी को, ओके। आज हम बहुत सारे जो जितने ब्राह्मण लोग बहुत हेड करते हैं बहुत लोग, ठीक है। ये भी एक इंटॉलरेंस है और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी इनजस्टिस होता है कोई भी इंडिविजुअल के ऊपर। और जो दूसरा जो है हमारा जो क्या बोलते हैं लिबर्टी, मान लीजिए आपका लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी छीन लिया गया है, ओके, कोई फ्रीडम नहीं है आपका, तो यू कैन नॉट प्रोवाइड, और दैट इज इनजस्टिस। इसलिए जस्टिस को पहले लिखा गया है, एंड जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीन वर्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस सिग्निफिकेंट। इन डीपीएसपी में हम देख सकते हैं जैसे आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 है, 40 है, 44 है, 43, जितने भी डीपीएस में मैक्सिमम हमारा जो इकोनॉमिक और सोशल जो पार्ट है, ठीक है, ये हम डीपीएसपी में देखेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल जस्टिस की ज्यादा बात करता है, ठीक है। हमारा फ्रीडम है, हमारा राइट्स है टू एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, रिलीजन में क्या हमारा होना चाहिए, एजुकेशन में क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब डिस्कस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, ओके। हाँ, जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन, एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? कैन एनीवन? यहाँ पे दो वर्ड लिखे गए हैं, इसका दो इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस मतलब मीनिंग है, बिलीव भी है और फेथ भी है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड फेथ इज दैट बिलीव ये है कि समथिंग यू ट्रस्ट विद एविडेंस। मान लीजिए मैं बिलीव करूंगा, मुझे कोई एविडेंस चाहिए, ठीक है। फेथ का मीनिंग है कि
कि विदाउट एविडेंस आई कैन बिलीव, आई कैन आई मीन डीपर सेंस जो है, ज्यादा जो बिलीव वाला है उसको हम बोल सकते हैं कि फेथ है, कि विदाउट एविडेंस मैं गॉड को मानता हूँ, मुझे बिना बिना देखे, बिना बोले, बिना सुने, आई कैन हैव ए डीप बिलीव, दैट इज फेथ। ओके, तो बिलीव एंड फेथ ये दोनों वाला जो कोई भी टाइप का वर्शिप हो, कुछ भी मैं किसको भी पूजा करूं, कुछ भी करूं, ये सब लिबर्टी। और ये अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में भी बोले हैं, ठीक है। और क्लास 7th या 7th या 8 में अच्छे तरीके से लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का दिया है कि विदाउट लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी योर इक्वलिटी इज नथिंग। ओके, विदाउट लिबर्टी एंड इक्वलिटी योर फ्रेटर्निटी भी कुछ, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, किसी एक इंटरडिपेंडेंट है तीनों, कि तीनों को हम छोड़ के नहीं, मतलब एक का छोड़ देंगे तो दोनों का नहीं हो पाएगा। लिबर्टी मान लीजिए आपको इक्वलिटी है एंड आपके पास मतलब सब कुछ इक्वलिटी है और आपके पास लिबर्टी है, लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं रहेगा, ठीक है, तो वहां पे वैल्यू ही नहीं है, जस्टिस का कुछ मायने ही नहीं रखता। आप मान लीजिए आपके फ्रेटर्निटी है एंड लिबर्टी है, लेकिन इक्वलिटी नहीं है, तभी जस्टिस का कुछ वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। एनीवे, दीज आर ऑलरेडी हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द our सुशांत सर एंड द नेचर ऑफ द स्टेट का जो नेचर है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जो सबसे पहले जाके जितना मान लीजिए रूसिया को अप्रोच किया, कोई यूएसओ को भी मान लो कि बोले कि हम पंडित जी ने सर ऐसा ऐसा हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम सॉवरेन हो गए, हम आप आइए हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो वो लोग पूछे कि व्हाट इज योर फिलोसफी, तुम्हारा क्या फिलोसफी, मोटो क्या है, तुम कैसा देश हो, हम तुमसे क्या एग्रीमेंट करेंगे, क्या एमओयू साइन करेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड योर फिलोसफी फर्स्ट, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री। तो वो बोले कि ठीक है, फिर उसके इसलिए फिर आके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पास किया गया, मतलब मूव किया गया 13 दिसंबर 1946 में, 22 जनवरी 1947 में उसको एडॉप्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का थोड़ा सिग्निफिकेंस देख लीजिए, क्योंकि जो मेन सोर्सेस है ना, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से प्रीएम्बल को लाया गया है, अच्छी तरीके से बनाया है, लास्ट में कॉन्साइज करना है फॉर्म है। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो इंटीग्रिटी वाला, और जो सर जो बोल रहे थे, इतने बहुत मतलब अच्छे से समझाए कि हाउ द पॉलिटिकल आई मीन सिचुएशन एट द टाइम हुआ 1976 में क्यों लाया गया। आप एक चीज शायद मैं रिलेट कर सकता, आई एम नॉट श्योर, इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 में, तो उस दौरान काफी 1975 पे हुआ था। हाँ, तो काफी माहौल देश में बहुत बिगड़ गया था, ठीक है। तो बहुत लोग सोच रहे थे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन, ओके, और उसी को भी शायद कुछ रिफ्लेक्ट है, उसका भी नतीजा है कि यूनिटी इंटीग्रिटी वहां पे डालने के लिए प्रीएम्बल में, ठीक है, ताकि वो एक हमारा फिलोसफी रहे। कोई बाहर देश आप लोग जान सकते 1970 वार में यूएसए ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इंडिया को, बांग्लादेश को जो सपोर्ट किया था इंडिया ने, तो उसको यूएसए ने क्रिटिसाइज किया था कि तुम लोग कैसे ये किए, मतलब वो आटा भी करने वाला था, लेकिन रूसिया ने मदद किया इंडिया को, और वो सक्सेस भी नहीं हो पाया, पाकिस्तान और यूएसए, ठीक है। तो उस दौरान इसी के लिए भी जरूरत था, बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल है, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें यूपीएससी उतना नहीं पूछेगा। यूपीएससी ओनली आस्क्स अबाउट इज दिस प्रीएम्बल इज जस्टिसेबल और नॉट, इफ वी अमेंड और नॉट, हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट रिमूव द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से हम कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, वी ओनली कैन ऐड इनटू द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वेरी से लेके आपका केशवानंद भारती बहुत सारे जजमेंट में आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अल्टीमेट द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट, वो दिया है। और इसीलिए ये दिया है क्योंकि मान लीजिए अभी मोदी साहब ने आए हैं, ठीक है, उनका मेजोरिटी है, वो चाहेंगे तो कुछ भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अपना पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ भी, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रेट किया है। और उस दौरान जैसे मोदी साहब का अभी का सिचुएशन है, मेजोरिटी है, वो दोनों इंदिरा गांधी जी का भी ऐसा था, और वो 24-25 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक्ट है, उसको भी ऐसे तरीके से यूज किए थे, ओके। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट में अच्छे से दिया है, बहुत सारे लंबे है, उसको हम सेपरेट डिस्कशन करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा एक सिलेबस में है, उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फिर जो इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग है डेट का इंपोर्टेंस भी बहुत इंपोर्टेंट है, 26 नवंबर 1946, ठीक है।
उसमें कोई आज मटेरियल डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप में शेयर किए थे, उसमें अच्छे से लिखा है 390 आर्टिकल 394 में क्या क्या उस दिन लागू हुआ। ठीक है, उसको आप थोड़ा नोट डाउन कर देना, क्योंकि कभी कभार पूछ भी लेगा। पीएमबुल से हर साल एक सवाल आता आएगा ही आएगा, आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ जजमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी पार्ट से रिलेटेड हर साल एक सवाल आएगा पीएमबुल से। तो हमको इसको जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा ध्यान दे देना रखना है। और जो सेकंड यहाँ पे जो डेट का वो आर्टिकल वाला है, और दूसरा कि 22 मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। हेलो हाँ सर। पूछिए। हाँ ओके। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, सब जानते हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर सर ने लिखा था। तो उन्होंने लिखा था वो जो कास्ट को भी, जितने भी कास्ट हैं सबको एक समान बराबर का हक मिलेगा। ठीक है, तो जब उन्होंने लिखा था तो जितने भी मतलब सीनियर्स थे उस टाइम, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, तो वो लोग तो जानते थे ना कि सारे कास्ट अगर एक समान हो जाएंगी तो फिर उनको जो राइट्स मिलेगा या फिर जो मिलता था वो तो नहीं मिल पाएगा। फिर कैसे वो उसे एक्सेप्ट करके उसको संविधान में मतलब वो कैसे बनाए? देखिए, ये तो बहुत लंबा डिबेट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट का बहुत इतना वॉल्यूम है। ठीक है, सर मेरे हम अगर दिमाग में आ रहा है तो इसीलिए थोड़ा ये very Actually, right and relevant question. Okay. नहीं, मैं बोल रहा हूँ। Yes, एक सेकंड you can मैं बोल रहा proceed, right, sir. हाँ, मैं शॉर्टली ये करना। हाँ, इसीलिए ऐसे कहते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ना, आप उसको थोड़ा एक बार कोई इंटरनेट है तो आप थोड़ा देख लीजिए। वहां पे मेंशन है कि हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हम पहले ही डिसाइड किए थे, पहले ही हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किए थे, एडॉप्ट भी किए थे। वहां पे वी विल डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, चिल्ड्रन, हम वहां पे मेंशन किए हैं। ठीक है, तो उसी के बेस को उसी को ही फ्रेम करके डॉक्टर अम्बेडकर पास ड्राफ्टिंग किए हैं। ठीक है, वो बहुत सारे ड्राफ्टिंग किए थे, उसको अभी डिबेट हुआ, डायलॉग डिस्कशन हुआ, उसके बाद पास हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असल में, उसको पास हुआ। ठीक है, तो वहाँ जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू जी ने जो उसको मतलब पेश किए थे, वहां से उठाए हैं, और वहां से एक हर एक चीज को ये मतलब ड्राफ्टिंग किए हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे, अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो ये ड्राफ्ट किए हैं और उसको डिस्कशन किया गया। ठीक है, एनीवे हम उसके अगर जाएंगे तो लंबे डिबेट हो जाएगा, एंड दैट इज आई मीन दैट इज पॉलिटिकल डिबेट। वो एक पॉलिटिकल डिबेट है। हम अभी सर लेकिन मुझे एग्जामिनेशन इसका आंसर चाहिए, मतलब दिमाग में आ रहा है सर। देखिए नहीं, अभी क्योंकि क्या आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जैसे उस टाइम वो जो कास्ट नहीं था क्या सर, तो जैसे कास्ट था, कि तो उस टाइम सेम राइट्स मिल जाएगा तो सब लोग समान हो जाएंगे। तो उस टाइम चलता था जो जो कुछ है उनको, तो उनका लेवल थोड़ा सा नीचे ऐसे मिल जाता था। ठीक, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उनको का लिया उस ठीक है, आपका क्वेश्चन का हम ना हाँ, आपका क्वेश्चन जब हम इक्वलिटी हम आर्टिकल 14 हेलो आर्टिकल 14 जब हम डिस्कशन करें, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ सर मैं सुन रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का आर्टिकल इशू 14 है जब शायद, आई थिंक। हाँ नेट हाँ इशू है, थोड़ा आवाज कम आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हम जब आर्टिकल 14 डिस्कस करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड 15 16 वो जो वाला जो पार्ट है, तब डिस्कस उसमें हम आपका जो डाउट है ना वो क्लैरिफाई हो जाएगा। सो प्लीज आप सब ये आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, हम वो करेंगे। सर ठीक है, मतलब मुझे उसका जानना है तो मैं सर्च मतलब नेट पे अभी सर्च करूंगी तो उसको अगर समझाना है ना, अभी कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट जो हुआ था ना, वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा ना टाइम, सो वी कैन डिस्कस लेटर वो। ठीक है, आप रखिए, कुछ दिन रखिए, हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स का जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे वो। ठीक है, और ज्यादा भी थोड़ा क्लैरिटी भी हो जाएगा आपका सवाल का। ठीक है, एनीवे ये सब इम्पोर्टेंट है। और बेरीवारी यूनियन का केस आप लोग थोड़ा इंटरनेट में सर्च करके देख लेना, उसका पूछता है फीचर। जो बेरीवारी जब था ना एरिया जो था, वहां पे जो सारे इशू हुआ था,
वो मजा लगता है, अगर ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग बनेगा आपका प्रीएम्बल। बाकी कोई अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और हम डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. So, any others, please? Any doubts? So, please, you can ask any question to Dr. Vivekanand sir. जो भी वो दोनों सुशांत सर एंड विवेकानंद समझाए, तो कुछ में समझ में आया है कि नहीं, कैसा समझ में आया और कैसा और करने से अच्छा लगता है, वो सब बोलिए। सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था ना, कमेंसमेंट हो गया था उसका एडॉप्ट कंप्लीटली जो। ओके, बोलिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को कमेंस्ड हो गया था, और उसमें मेजर पार्ट्स तो नहीं बोल सकते, मतलब सभी एनफोर्स नहीं हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, सभी सारे चीजें सारे पार्ट्स एनफोर्स नहीं हुआ था। राइट। तो हमने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे हमने मनाया 26 जनवरी को, वो तो 2 महीने बाद है ना सर। नहीं तो उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं है, रिपब्लिक डे है ना, रिपब्लिक डे है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिपब्लिक डे जो है वो कोई ना कोई चीज को हम क्या करते हैं, कोमेमोरेट करने के लिए ही ऑब्जर्व करते हैं, कोमेमोरेट करने के लिए ही ऑब्जर्व करते हैं ना सर। जनवरी 26 रिपब्लिक डे जो है, रिपब्लिक डे जो कॉन्सेप्ट आया है जनवरी। ये हेलो, आपका सवाल एक्चुअली क्या है? आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ सवाल पूछ रहे हैं? जस्ट अभी आएंगे। मैं बोल देता हूँ 26 जनवरी 1950 जो रिपब्लिक डे माना गया, उसका रीजन था 19 जो लाहौर वाला सेशन, ठीक है, जहाँ पे कि हम डिक्लेयर हो, लाहौर वाला सेशन में जो पंडित मतलब नेहरू, जो ये मोतीलाल नेहरू जो थे, वहां पे डिक्लेयर किया गया था ना कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए उस डे को मनाया गया है। एंड आर्टिकल 394 के हिसाब से कुछ प्रोविजन को हम उसी दिन से माने, जैसे सिटीजनशिप, ठीक है, 5 है, 9 है, आपका है कुछ लिस्ट, थोड़ा अभी मुझे याद नहीं है, वो तो फैक्चुअल डाटा है, उतना वो सब याद नहीं रखता हूँ। हाँ, वही तो जो मेरे क्वेश्चन वही था ना सर, कि क्यों हम 26 जनवरी को, वो मतलब मेजर पार्ट जो है वो तो उसी दिन को ही आपका 1950 26 जनवरी को ही क्या हुआ था, मेजर पार्ट जो है एनफोर्स्ड हुआ था, वही बस पूछ रहा था। हाँ, मेजर पार्ट उसमें हुआ था, सिटीजनशिप का जो था ना, डिवाइड हो गया था, 1947 में पार्टीशन हुआ था, तो उसी के दौरान सिटीजनशिप एक इम्पोर्टेंट फीचर था। फिर वो फाइनेंशियल मैटर वाला इशू था, क्योंकि गवर्न तो हमको करना था, उसका भी कुछ फीचर है। और जो बाकी जो मेजर प्रोविजन था वो मतलब 2 महीने के बाद करने में से भी कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा टाइप का है, ठीक है। हम इतने दिन मतलब ये झेले हैं, तो 2 महीने भी रुक लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला ही एक एम था कि लाहौर सेशन वाला जो हुआ था, मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू का जो डिक्लेरेशन हुआ था कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, 1930 उस पीरियड में, 1930 के आसपास, तो उसीलिए 26 को माना गया है उस डे को। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि क्यों क्या करते हैं। ओके, और कुछ डाउट है, कुछ सजेशन है, बताइए। और एक था सर, आपने मतलब सुशांत सर ने भी बताया, जो हमारा जो स्टेट का नेचर जो है, उसमें 2 टर्म्स ऐसे हैं जो कि सिनोनिमस जैसे लगते हैं बट लगते नहीं है, नहीं वो एक्चुअली वो 2 टर्म्स है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। तो ये रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के बीच में डिफरेंस है। रिपब्लिक का मतलब है, आप देख लीजिए यूके का, ठीक है, वहां का जो हेड है एक मोनार्कियल हेड है, मतलब जो क्वीन है, प्रिंस होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो हेड है, हमारा हेड प्रेसिडेंट है,
जो कि हमारा नॉमिनल हेड है। रिपब्लिक का मतलब हमारा हेड गणतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक वे में हम मतलब ऑल्दो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली हम करते हैं और भी लेकिन थोड़ा मतलब डेमोक्रेटिक है, इसलिए हमारा रिपब्लिक है। आप अमेरिका भी देख सकते हैं, अमेरिका भी रिपब्लिक है, ठीक है। वो डिफरेंस वही है। डेमोक्रेसी का मतलब जब पीपुल का जो ये अगर कोई डायरेक्ट नियंत्रण में रहता है, हम वोट देते हैं, हम जो अपने पार्टिसिपेशन लेते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, ओके, वही सब फीचर है। डेमोक्रेसी हम फीचर भी डिस्कस करेंगे बाद में, वो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है। डेमोक्रेसी फॉर द फीचर पार्टिसिपेशन है, एक वोटिंग वन वोट वन वैल्यू है, और एक है रेगुलर इलेक्शन है। वो इलेक्शन वाला इशू में जो आरपी हम पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें भी उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अभी और कुछ है, आप धैर्य से मतलब थोड़ा पेशेंस रखिए, हम सब डिस्कस करेंगे, ओके। नहीं सर, थैंक यू फॉर देखिए अब ये प्रेम्बल का पार्ट है तो ये क्लियर करते जाएंगे तो ठीक आपका है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वेरी नाइस क्वेश्चन। Hello, हाँ बताइए। hello, sir. What that girl, her Akanksha Tandi, what I think, sir, her question is also made me a little bit curious. That I think, sir, we should have taken that topic. हाँ नहीं, हम इक्वलिटी में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। अभी अगर करेंगे ना वो आप लोग टाइम ये हो जाएगा अभी, वो अच्छे से थोड़ा करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन है। आप लोग इस आर्टिकल को लेकर एक प्रियम्बुल में दिया हुआ है यार, फंडामेंटल राइट में हमको सबको इक्वालिटी बोलते हैं, इन रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सब में तो इक्वल दर्जा दिया गया है। लेकिन SC/ST को क्यों ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और ओबीसी या जनरल को ज्यादा क्यों नहीं दिया जाता है? ये लगभग हर दिन डिबेट चलता है, एंड वही टॉपिक को लेके ही वो लोग क्या होता है, वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेट होता है और डिबेट चलता ही रहता है, आप देखे होंगे, राइट सर? हाँ नहीं, पॉलिटिकल डिबेट है ये, हम करेंगे, हैव सम पेशेंस, ओके। सर आई थिंक कि सर एक्सक्यूज मी, आई थिंक कि ये आर्टिकल 14 में जो क्लॉज दिया गया है, क्लॉज में पूरे मतलब क्लियरली बोला गया है कि अगर जरूरत पड़े तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो वल्नरेबल क्लासेस हैं उन्हीं के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं बोल के, जो राइट टू इक्वलिटी जो है हमारे आर्टिकल 14 जो है उसमें शायद एक क्लॉज में है इसके बारे में। नहीं है, हम देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे ना बहुत ही, क्योंकि वहां पे हम एक एक वार्ड का डिस्कशन करेंगे। जैसे आर्टिकल 14 में पीपल दिया है, आर्टिकल 15 में सिटीजन दिया है, ठीक है। ये हर वार्ड का हम मतलब डिस्कशन करेंगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी वार्ड, एवरी जजमेंट, और उसके लिए एक एक आर्टिकल को यू आई थिंक यू कैन नॉट इमेजिन, मैं एक एक दिन में एक एक आर्टिकल को पढ़ा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रहेगा, आर्टिकल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी उतना कंसाइज कर देंगे ना तो आपका थोड़ा मुझे लगता है डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको रख देते हैं क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है। एंड थैंक यू आकांक्षा मैडम को, क्योंकि सवाल अच्छा उठाए, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल रिलेटेड जितना है, हमारा मेन एम होना चाहिए कि वी नीड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। डिस्कस तो बहुत कुछ कर सकते हैं, यूपीएससी और ओपीएससी पर्सपेक्टिव में क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है। आज जो दृष्टि का जो एक कोई शेयर किए थे वो नोट्स बहुत अच्छा है, उसमें अगर कुछ भी आज हम डिस्कशन में कुछ भी हुआ तो आप उसको ऐड कर दीजिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी बीइंग आस्क्ड, ठीक है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है आज का हम ये यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू मिस्टर सुनील। थैंक यू सर। ओके, तो हम अभी कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।